हैं कि फदील साहब, आप रोज सुनते, उन्हें बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत गहराई से चीजों को देखते हैं और बहुत सादे अंदाज में डायरेक्ट जो है वो बात को बताते हैं। जी फदील साहब। देखिए, हम लोग की 2-3 रोज पहले बात हुई थी, तो यही हमने कहा था कि नेतन्याहू को हटाने के लिए अदालत से अच्छा रास्ता कुछ भी नहीं। ये देखिए, नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो इमरजेंसी गवर्नमेंट है। ये पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, ये बहुमत की सरकार नहीं है इनकी। ये तो 7 अक्टूबर की जो घटना हुई उसमें सारे लोगों ने मिल करके एक इमरजेंसी गवर्नमेंट रिफॉर्म कर दिया और नेतन्याहू को उसका जिम्मेदार बना दिया। और नेतन्याहू ने यह कहा था कि हम 1 महीने के अंदर गजा को खाली करा देंगे और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से हमास को हम खात्मा कर देंगे। अब 1 साल से ज्यादा इस लड़ाई को होने जा रहा है, तो अब सारे लोग, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने को हटाया उन्होंने और अपना डिफेंस मिनिस्टर लगाया। पूरे इजराइल के अंदर 75% पॉपुलेशन नेतन्याहू के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, उग्र प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ प्रदर्शन नहीं, उग्र प्रदर्शन कर रही है। और वहां पे जो यहूदी कम्युनिटी है, खास करके जो इजराइल मूल यहूदी हैं, जो अब्राहिम के मतलब मानने वाले लोग हैं, वो लोग लगातार इस बात को कर रहे हैं कि इस जेनोसाइड का जो है यहूदी धर्म में कोई रास्ता नहीं है। ये यूरोप से लोगों ने सीखा है और इस तरह के हमले हम लोग नहीं चाहते हैं। वो 2 नेशन थ्योरी की बात खुद इजराइल के लोग कर रहे हैं। मैंने आज कई जगह न्यूज में देखा कि वहां पे जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है वो यही कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी, इस लड़ाई से हमें कुछ मिलना नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि इजराइल जो है फिलिस्तीन को अगर पा भी लेगा, जो कि आसान नहीं है, उसके बाद भी वो क्या बना लेंगे उससे। तीसरी बात यह कि मैंने कहा था आपसे कि ट्रंप की कुछ ईरान की खामोशी या जो एग्रेशन कम हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप ने कुछ बात किया है। और इस लड़ाई को हम यूक्रेन से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जिस तरह से जेलेंस्की ने ट्रंप के कहने के बावजूद भी मॉस्को पे हमला किया और इस लड़ाई को और उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी ट्रंप को निश्चित रूप से खराब लग रही होगी। और ये युद्ध बंदी करने के लिए एलन मस्क जब मिल रहे हैं उनसे, ये सारी चीजें तो इलेक्शन के दौरान जब ट्रंप जीत के आए थे तभी हम लोगों ने इसको महसूस किया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, और वही चीज अब सामने आने लगी है। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए कि इजरायली को भी ये पता है कि अगर 7 मुहाज पर इनको लड़ाई लड़नी पड़ रही है और सारे लोग मिल करके, और अमेरिका भी हाथ खींच लेगा अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, तो इजराइल के वजूद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जमीनी जंग में जब शुरू होगी तब इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका इसीलिए आगे आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट को अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसे एक लीडर मिल गया ईरान के तौर पर। और चाइना और रूस, ये दोनों उस पर हाथ रख दिए हैं। मिडिल ईस्ट में अरब भी, चाइना और रूस दोनों अरब के भी साथ उठना बैठना, बातचीत करना, ट्रेड जो है एग्रीमेंट करना, ये सब चीजें हो रही हैं। तो अगर अरब निकल गया हाथ से या मिडिल ईस्ट निकल गया तो अमेरिका बचेगा कहां? वो यूरोपीय यूनियन में तो किसी से झगड़ा करेगा नहीं, किसी से कोई उसका, आज तक अमेरिका ने किसी डायरेक्ट किसी अपने अगल बगल के किसी कंट्री से, किसी पड़ोसी से, मुझे नहीं लगता है कि शायद 50 साल में कोई झगड़ा, कोई उनका क्लैश हुआ होगा किसी भी कंट्री से। तो ठीक जिस तरह यूरोपीय यूनियन मिलकर रहते हैं उसी तरह से मिडिल ईस्ट भी और एशिया के देश भी मिलकर रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो फिर वो परेशान करता कौन है? वो युद्ध लड़ाता कौन है, कराता कौन है? अमेरिका ही तो करता है ना। हर जगह आतंकवाद, यूरोपीय यूनियन में आतंकवाद क्यों नहीं है? ये भी जो सोचने की बात है ना कि यूरोपीय यूनियन की जितने 32 कंट्री हैं या जितने भी हैं, उनमें आतंकवाद क्यों नहीं है? इतना, जहां पे इतना डेवलपमेंट है, जितना इतना पैसा है, आतंकवाद तो वहां होना चाहिए ना। जहां वो गरीब हैं, जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, वहां आतंकवाद हो रहा है। ये सोचने का विषय है कि आखिर आतंकवाद को कौन पनपा रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये काफी, अब ये जो फिलिस्तीन में जो लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे यूक्रेन में जो चल रही है, ये यूक्रेन युद्ध से, और ताइवान को देखिए, आप ताइवान को हम लोग भूल जाते हैं। किस तरह से टेंशन, जियो बाइडेन ने इतना लड़ाइयां करा दी पूरे मिडिल ईस्ट में, इधर एशिया के अंदर, कि लोग उनसे परेशान हो गए। यही वजह है, और उसका खामियाजा अमेरिकन को भुगतना पड़ रहा है। 2 शिफ्ट में नौकरी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ नौकरी कर रहे हैं, बच्चे तक नौकरी करते हैं वहां पे।
पढ़ाई के दौरान भी पार्ट टाइम जॉब करके बच्चे अपना खर्चा निकालते हैं अमेरिका के अंदर। हमारे जैसे नहीं है कि एक हस्बैंड कमाता है तो उसके ताऊ के लड़के भी आके पढ़ लेते हैं हमारे यहाँ। हम लोग इंडिया में एक कल्चर है कि एक अगर कोई घर में से नौकरी पा गया तो उस घर के जितने भाई के बच्चे हैं, भाई की लड़कियां हैं, सब लोग आके उस घर में पढ़ने लिखने लगते हैं। और लोग पढ़ाते भी हैं, प्यार अपने बच्चों जैसे देते भी हैं। हम लोग का एक अलग कल्चर है। हम लोग सीमित संसाधनों में, हम लोग को पैसे वैसे का बहुत लालच भारतीयों को नहीं होता और ज्यादा सुख सुविधा में नहीं रहते। तो ये सब चीजें हैं। और ये समझ लीजिए कि अब इस लड़ाई बहुत दिन ये लड़ाई नहीं चलेगी। नेतन्याहू या तो अरेस्ट हो जाएंगे या फिर उनको अदालती तरीके से ही हटाया जा सकता है। और उनके खिलाफ सारी जो इमरजेंसी गवर्नमेंट है, जो सब लोग मिलकर उनको बना दिए थे, वहां से तो आवाज उठने ही लगी है ना उनके खिलाफ। जो उन्होंने रक्षा मंत्री को हटाया है, तो रक्षा मंत्री जो है वो लीडरशिप कर रहे हैं बाकायदा। वहां पे कॉलिजन गवर्नमेंट जो बनाई गई थी कि इस युद्ध के लिए, वो तो वायलेशन कर रहे हैं उसका। तो नेतन्याहू को और जुडिशरी पूरा खिलाफ हो गई इनसे। ये एक रिफॉर्म लेके आए थे जुडिशरी रिफॉर्म के नाम पर, पूरी जुडिशरी इनके खिलाफ हो गई है। तो जुडिशरी तो खैर जुडिशरी होती है दुनिया भर में, उसके अपने तौर तरीके से काम होता है। तो इनके अगर ये अरेस्ट होंगे, हमको लगता है कि 20 जनवरी से पहले ही अरेस्ट हो जाएंगे या इनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो देखिए, उनके पास करप्शन का चार्ज है, 3 केस है उनके ऊपर, 3 केस में करप्शन का चार्ज है। और उनके पास डिस्क्वालीफाई होना या होना ये सब चार्ज नहीं है, वो सीधे जेल जाएंगे, उसमें सजा होगी उनको। और उसके बाद कोई गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट जो किसी न किसी को चार्ज दिया जाएगा। और वो मैंने कहा कि टेबल मीटिंग पे बैठना ही पड़ेगा रावण को। तो रावण तो जाएगा, पर टेबल मीटिंग में जो आएगा वो बैठेगा। अभी इस लड़ाई का हल टेबल मीटिंग ही है, क्योंकि दूसरा कोई अगर जंग हुई तो बहुत खतरनाक जंग हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। रूस और चाइना भी आ जाएगा इस लड़ाई में। और जो कुछ भी अमेरिका को पता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ईरान, चाइना, रूस, 3 के डिसीजन के बाद ही कुछ डिसीजन हो सकता है। सिर्फ इजराइल, फिलिस्तीन, हमास या लेबनान ही डिसीजन नहीं ले सकते इसमें जो कुछ भी होना है ये तीनों बड़े कंट्री के मिले जुले प्रयास से ही खत्म होना है। तो अभी वो सब लोग तो अभी पिक्चर में नहीं आएंगे, अभी अंदरूनी बात चल रही होगी एक दूसरे से। लेकिन अब जो शुरुआत हो गई ना कि एलन मस्क ने अपना और दे दिया है एम्बेसडर को कि भाई तुम बात करके, तो ये सब तो प्रक्रिया होती है। लेकिन इसके पीछे पहले बातचीत तो हो ही जाती है सबके अंदर कि भाई क्या करना है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि लड़ाई अब बहुत आगे जाएगी। और अब तो इजराइल चाहता है कि भाई हमारा जो है सीज फायर हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि रूस, चाइना और ईरान ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं। साहब की बात बिल्कुल सही है, बहुत मुनासिब है। मैं थोड़ा से आगे बढ़ता हूं। और फजील साहब, जिस तरह से अब ये खबर आ रही है, अब खूब चर्चा हो रही शिया सुन्नी एकता की, कि साहब ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि जंग के दौरान शिया सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, खड़े हो गए। और ईरान ने तो इसे जो है एक तरीके से मजहबी जंग करार दिया है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस की बात आती है, मस्जिद अक्सा की बात आती है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तुर्की ने भी तमाम रिश्ते अपने खत्म कर लिए। बात अलग है कि चोरी से जहाज पकड़े गए, कुछ ये हो रहा है, लेकिन जो भी है सऊदी अरब ने भी बहुत क्लियर कट कर दिया है। कैसे देखते हैं इसको फजील साहब? ये कितना इंपॉर्टेंट होगा या क्या इसके नतीजे होंगे, जिस तरह से इसे धार्मिक लड़ाई, धर्म युद्ध के तौर पर भी इसको अब सामने लेकर आया जा रहा है? देखिए, ये तो अमेरिका की ही चाल थी पहले से। ईरान और इराक में लड़ाया 8-9 साल, कुवैत और इराक को लड़ाया, और पूरे लीबिया में जो है अंदर विद्रोह कराया आपस में ही। शिया सुन्नी की लड़ाई तो अमेरिका की ही चाल थी। और पूरे मिडिल ईस्ट को और एशिया के सभी देशों में इन्होंने फैलाया इसको, क्योंकि उस वक्त इनकी वेस्ट मीडिया की चाल को कोई समझ नहीं पाता था। और सभी एक दूसरे के ताकत बनने की कोशिश करते थे।
अब ये बात तो ईरान और हिजबुल्लाह ने जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, अरब तो बाद में खड़ा हुआ, सुन्नी जो कंट्री है वो लोग बाद में खड़े हुए, ईरान ने और हिजबुल्लाह ने सबसे पहले खड़े हुए। तो ये सब चीजें जो है बहुत अच्छी रही, और शिया सुन्नी की जो लड़ाई थी वो एक तरह से तो अब पूरे देश से खत्म ही है, दुनिया के अंदर कहीं अब नहीं है। लेकिन इसके पीछे भी साजिश अमेरिका की ही थी। अब अमेरिका में क्या होता था पहले कि उनकी अपनी पॉलिसी होती थी, प्रेसिडेंट कोई रहे ना रहे लेकिन वो काम वही करते थे। लेकिन पिछली बार जब ट्रंप आए तो उन्होंने बहुत सी चीजों को बदल दिया। इसीलिए आज जो मुसलमानों ने जो साथ दिया है ट्रंप का, उसकी वजह यह है कि पिछला जो 5 साल का टेन्योर रहा ट्रंप का, उसके कुछ ज्यादा एग्रेशन उन्होंने नहीं दिखाया, लिबरल रहे और मुसलमानों से भी मिलते जुलते रहे, उनकी बात को सुनते रहे, दुनिया भर में मुसलमानों की बात भी करते रहे। ट्रंप के अंदर एक खास बात यह है कि वो किसी चीज को स्पेशलाइज नहीं करते कि साहब ये मुसलमान है, ये है, ठीक है, जो कुछ बात होती है कुछ न कुछ बोल देते हैं। लेकिन बिजनेसमैन आदमी है और बिजनेस वाले जो है वो कभी भी किसी से बुराई नहीं करते। ये उनका एक, जैसे एलन मस्क के बारे में भी बताया जा रहा है, तो वो भी एक बिजनेसमैन है। तो ये चीज बहुत अच्छी है और इसको अगर आगे भी संभाल के चले तो मुझे लगता है कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट का एक लीडर तो बन गया है और सभी लोग उसको मान भी रहे, ईरान को। और ये बंधक छुड़ाने की जहां तक बात है कि अमेरिका या कोई भी दुनिया का आदमी कह दे कि 100 बंधक छोड़ दो हमास को, बात उस पर नहीं है। इसको 3 उनकी डिमांड है कि एक तो वो जो जो फिलिस्तीनियों को पकड़ रखा है इसराइल ने, उन सबको छोड़ना होगा और पूरी तरह से इसराइल फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता देनी होगी, जो दे चुके हैं यूएन के लोग, उसको उसका आगे का प्रोसीजर शुरू करना है। तीसरी बात जो है कि वो थोड़ा सा नेगोशिएशन हो सकता है कि जो भी नुकसान हुआ है उनके घरों को बनाना, बिल्डिंगों को बनाना, कंपनसेशन देने की बात इजराइल देगा। इस पे मुझे नहीं लगता है कि शायद बात इधर उधर हो सकती है। लेकिन जो 2 डिमांड है उस पर तो कभी ना तो हिजबुल्लाह, ईरान या कोई भी हमास, कि सिर्फ बंधक हमास छोड़ दे, ये चीज मुझे नहीं लगता है कि कोई मानेगा। ये लड़ाई इतने दिन से चल रही है इसी बात को लेके। अगर हमास अपने बंधकों को छोड़ दे, इजरायली बंधकों को छोड़ दे, तो उसके पास बचेगा क्या? फिर तो लड़ाई खत्म हो गई। इसी बंधक के चलते तो इजराइल झुक रहा है। और जब भी बंधक, जो भी टेबल मीटिंग होगी, ये 3 डिमांड तो उनको मानना ही मानना पड़ेगा। और यही हिजबुल्लाह भी कह रहे, यही फिलिस्तीन के लोग भी कह रहे, और यही ईरान की सबकी बात यही है कि आपको पूरे फिलिस्तीनियों को जो उन्होंने अनऑथराइज्ड रूप से कैप्चर कर रखा है और जेलों में डाल रखा है, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। और हमास फिलिस्तीन को जो है अफगानिस्तान की तरह राष्ट्र बनाना पड़ेगा, उनकी अपनी गवर्नमेंट होगी, वो करना पड़ेगा। तीसरा है कि पैसा कौन देगा, जो नुकसान हुआ है फिलिस्तीन हमास के लोगों का या फिलिस्तीन के आम लोगों का जो मारे गए हैं, उनकी जिंदगी का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके घरों का क्या होगा, इस पर क्या कंपनसेशन कितना बनना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितना ज्यादा, इस पे तो बात हो सकती है। और भी बहुत सी छोटी मोटी मांगे होंगी, एक दूसरे को लोग जानते होंगे। लेकिन बिना इन 3 चीजों के किए हुए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बात बन पाएगी किसी की। और अमेरिका क्या, किसी के कहने से भी आज इतनी ये बातें तो बाइडेन भी कहते थे कि भाई आप हमास हमास से कहते थे कि आप कैप्टिव छोड़ दो उनके, इजराइल के, लेकिन नहीं मानते थे लोग। जी मुमताज।